नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी उस चालबाज चीन की जिसकी रातों की नींद पीएम मोदी के जेम्स बॉन्ड ने उड़ा रखी है। वही जेम्स बॉन्ड जिसका नाम सुनते ही देश के दुश्मनों का हलक सूख जाता है। वही जेम्स बॉन्ड जिसके तेज दिमाग को मात देना चालबाज चीन के बूते की बात नहीं। आखिर एनएसए अजीत डोभाल का ऑपरेशन ड्रैगन है क्या? क्यों हिंदुस्तान को जंग की धमकी देने वाला चीन डोभाल से डर रहा है? ट्राई जंक्शन तक पहुंच जाएं। अब तक हिंदुस्तान जो कहता आया था उसे हकीकत में कर दिखाया। जिसने पाकिस्तान में घुस के उसे औकात बताई, सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे जिसका दिमाग था, 7 साल तक जो रॉ का एजेंट बनकर पाकिस्तान में रहा, जिसने नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद पर लगाम लगाई, जो रिक्शा वाला बनकर खालिस्तानी आतंकियों के बीच जाकर खुफिया जानकारी लाया, खतरों से खेलना जिसका शौक है, जिसके कदमों की आहट कश्मीर से मणिपुर तक और पाकिस्तान से चीन तक देश के दुश्मनों में खलबली मचाती है। किसी फिल्मी जेम्स बॉन्ड जैसी है एनएसए अजीत डोभाल की कहानी। 7 साल तक मुस्लिम बनकर पाकिस्तान में रहकर की जासूसी। देश के दुश्मनों का खात्मा करने के लिए अजीत डोभाल ने कई सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दिया और ऑपरेशन को पूरा करने के बाद सही सलामत भारत पहुंचे। जी हां, हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं अजीत डोभाल। कश्मीरी इनको इतना मानते हैं, वो कहते हैं कि इनकी कैलिबर का शायद पाकिस्तान की आईएसआई में कोई अफसर नहीं है। लेकिन उनकी शानदार समझबूझ और अभेद रणनीति से पार पाना दुश्मनों के बूते की बात नहीं। उन्हें कोई सुपर कॉप कहता है तो कोई खतरों का खिलाड़ी। यकीन मानिए, सरकारी कागजों में अजीत डोभाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, लेकिन इन्हें जेम्स बॉन्ड कहें तो सबसे सही परिभाषा होगी। ये एनएसए डोभाल की काबिलियत का कमाल है कि हिंदुस्तान के चक्रव्यूह में चीन पूरी तरह फंस चुका है। ब्रिक्स मीटिंग के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल 2 दिनों के लिए बीजिंग दौरे पर रहेंगे। ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जब डोकलाम में पिछले 40 दिनों से भारत और चीन की सेना आमने सामने है। ऐसे में डोभाल के कदम की आहट भर से चीन की बौखलाहट उसके सरकारी मीडिया के बयानों में साफ नजर आ रही है। चीन डोभाल को लेकर बेहद डरा हुआ है। डोकलाम में बॉर्डर विवाद की पूरी रणनीति डोभाल ने ही तैयार की है। अगर डोभाल विवाद सुलझाने के लिए कोई सौदेबाजी करेंगे तो उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। डोभाल को निश्चित रूप से सीमा विवाद हल करने का मौका नहीं मिलेगा। चीन को तब तक भारत से बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो अपनी सेना पीछे नहीं हटा लेता। भारत को अपने भ्रम दूर कर लेने चाहिए। सुना आपने, डोकलाम विवाद के पीछे चीन डोभाल का दिमाग बता रहा है। और तो और डोभाल से डरा हुआ चीन ही बार बार जंग की धमकी दे रहा है। ऐसा क्यों? तो इसकी वजह चीन के मुताबिक डोकलाम में हिंदुस्तान के कड़े तेवर के पीछे डोभाल का दिमाग है। दरअसल शुरुआत से ही डोभाल की रणनीति रही है, वो दुश्मन को लेकर आक्रामक रहे हैं। डोभाल उस फिलॉसफी में यकीन रखते हैं कि अगर दुश्मन वार करने की सोचे तो उसके घर में घुसकर वार किया जाए। लेकिन डोकलाम में दाखिल होने की फिराक में है चीन। लिहाजा चीन को भी बखूबी पता है कि हिंदुस्तान की रणनीति रक्षात्मक नहीं
आक्रामक रहने वाली है। You know, we engage an enemy in 3 modes. One is a defensive mode, one is the defensive offense. That is to defend ourselves. We will go to the place from where the offense is coming. And third is the offensive mode. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Baluchistan. यही है नरेंद्र मोदी के सबसे खास ब्यूरोक्रेट अजीत डोवल के मुंह तोड़ जवाब देने का अंदाज। यही है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की पहचान। पाकिस्तान से लेकर म्यांमार की सीमा में घुसकर भारत के जाबाज कमांडोज ने दुश्मनों का खात्मा किया, तो इसका बड़ा क्रेडिट अजीत डोवल को है, क्योंकि ये दुश्मन को घर में घुसकर मारने का अजीत डोवल का ऑफेंसिव डिफेंस है। डोवल के अतीत और आज से चीन पूरी तरह वाकिफ है। बीते 3 सालों में चीन और भारत के बीच NSA लेवल की 5 मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग में बॉर्डर डिस्प्यूट को शांति और बातचीत से सुलझाना एक अहम मुद्दा रहा है। अब तक चीन को यही लगता था कि डोकलाम में भूटान के विरोध को आसानी से कुचलकर वह कब्जा कर लेगा और हिंदुस्तान खामोश होकर देखता रहेगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। हिंदुस्तान शांति चाहता है जब तक युद्ध थोपा न जाए। इसी रणनीति की तरह हिंदुस्तान ने भूटान की मदद की और डोकलाम में चीन की दादागिरी को रोका। यही वजह है कि बौखलाहट में चीन की तरफ से बॉर्डर के करीब मिलिट्री ड्रिल की गई। हथियारों का जखीरा बढ़ाया गया, सैनिकों की तैनाती में इजाफा किया गया। इतना ही नहीं, भारत को युद्ध की खुली धमकी तक दे डाली। लेकिन भारत को जो करना था और करना है वो डोकलाम में कर रहा है, बिना शोर मचाए हुए, क्योंकि भारत का स्टैंड डोकलाम विवाद पर साफ है। फेस ऑफ पहले भी हुए हैं, लेकिन उनको लोकल लेवल पे ही सुलझा लिया जाता था। अभी जो डोलम प्लेटो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये फेस ऑफ बहुत लंबा चला है और अभी इसको ख़त्म होने का कोई इमीडिएट चांस नहीं लग रहा। अगर हम चाइना की स्टेटमेंट देखते हैं तो वो एक कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक किस्म से वार मॉन्गरिंग करते हैं। भारत का रिएक्शन कंट्रोल्ड है, बड़ा संयम से है, जो होना चाहिए। डोकलाम में चालबाज चीन को चित करने के लिए हिंदुस्तान की रणनीति नपी तुली है। यही वजह है कि डोकलाम के ताजा विवाद पर चीन ने डिप्लोमेसी के दरवाजे बंद नहीं किए हैं और भारत भी यही चाहता है कि बातचीत से सुलह का रास्ता निकले। मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भाई अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। सारे देश हमारे साथ हैं। यानी भूटान के डोकलाम में सुलह तभी संभव है जब दोनों मुल्कों की फौज एक साथ पीछे हटे। उनका मानना है कि भारत बगैर शर्त के पहले पीछे आए। उनकी टेरिटरी जो वो कहते हैं उनकी है, भूटान कहता है भूटान की है। वो 2012 में वो दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट भी था कि जब तक हम बॉर्डर एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं कर लेते हम स्टेटस को रखेंगे। चाइना ने उसको डिस्टर्ब किया है, यही वजह है भारत को वहाँ बैठना पड़ रहा है। 27 और 28 जुलाई को बीजिंग में चीन और भारत के NSA मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों जब बातचीत की मेज पर होंगे तब NSA अजीत डोवाल अपनी तरफ से डोकलाम का मुद्दा नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर चीन की तरफ से डोकलाम का मुद्दा उठाया जाता है तो फिर बातचीत होगी। असल में पूरे मामले पर भारत का रुख साफ है। अगर आपसी सहमति से सुलह का रास्ता निकलता है तो बातचीत से बिल्कुल भी परहेज नहीं। यानी चीन के किसी धमकी के दबाव में आकर भारत पीछे हटने को तैयार नहीं। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि बॉर्डर पर चीन और भारत के बीच जारी तनातनी को अजीत डोवल दूर कर देंगे। मेज पर डोवल की डिप्लोमेसी के आगे चीन को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। डोवाल साहब गए हैं, उनकी उम्मीद तो ये है कि मुलाकात होगी और उससे अब आप देखें जितने बयान आए हैं हमारी तरफ से उनकी तरफ से भी, इससे उम्मीद यही रखनी चाहिए है कि बातचीत से
ये मामला इसकी सुलह हो जाए और जो इस वक्त टेंशन्स हैं वो काबू में ले आए। ऐसा नहीं है कि एनएसए डोवल की इस काबिलियत की बात हिंदुस्तान में ही हो रही है। चीन के कुछ दूसरे सरकारी अखबारों में सुलह की उम्मीद जताई गई है। चाइना डेली में लिखा गया है, उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच जारी विवाद जल्द ही शांति से सुलझ जाएगा। टकराव कम करने की उम्मीद डोवल के चीन दौरे पर टिकी है। दोनों देशों को गतिरोध को टालने की कोशिश करनी चाहिए। इससे दोनों देशों को न केवल नुकसान होगा बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी पर भी असर पड़ेगा। बातचीत से ही हल निकलेगा और कोई हल है नहीं इसका। और फेस ऑफ की जो बात आपने कही, जो सब एनएसए मिल के बातचीत करेंगे तब उसमें यही डिसीजन होगा कि ये डोकलाम को अपनी फ़ौजों को अपने अपनी जगह हटा लिया जाए। और कोई मेजर प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से नहीं है इसको अचीव करने में, और एक दफ़ा हो जाएगा तो अपने आप टेंशन रिलीज हो जाएगा। जाहिर है एनएसए डोवल हिंदुस्तान से लेकर चीन तक सेंटर पॉइंट में है। वजह है उनकी कुशल रणनीति। ऐसा क्यों, अब आपको ये बताते हैं। दरअसल चुनौती कैसी भी है, देश की सुरक्षा को लेकर संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, देश की उम्मीदों पर हर वक्त अजीत डोवल खरे उतरे हैं। 30 मई 2014 को अजीत डोवल देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। आखिरकार अजीत डोवाल के नाम और काम की ऐसी धमक थी कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक हर जगह खलबली मच गई। अजीत डोवाल हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन वो दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। आखिर कैसी शख्सियत है अजीत डोवाल की, ये हम आपको बताते हैं। एनएसए के रोल में अब तक अजीत डोवल कामयाब रहे हैं। उसके पीछे है डोवल का रॉ और जासूसी का लंबा करियर। जी हां, आईपीएस बनने के 4 साल बाद ही अजीत डोवल आईबी में आ गए और करीब 30 साल तक जासूसी के तजुर्बे ने उन्हें देश का सुपर जासूस बना दिया। 7 साल वो रॉ का एजेंट बनकर पाकिस्तान में रहे। 7 साल तक उन्होंने मुस्लिम बनकर और उर्दू में महारत हासिल कर पाकिस्तान में जासूसी की। इस दौरान अजीत डोवल ने पाकिस्तान से काफी खुफिया जानकारी भारत भेजी और मिशन पूरा कर सही सलामत भारत लौट आए। खुद अजीत डोवल अपने तजुर्बे को कुछ यूं बयां करते हैं। लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं, क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने कहा, तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा, आप क्यों कहते हैं ये? कहने उसने कहा, देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। तो मैंने कहा, हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। खतरों से खेलना और खतरों को जड़ से खत्म करके दम लेना अजीत डोवल की फितरत है। इसलिए जब म्यांमार की जमीन पर भारतीय सेना ने उग्रवादियों का खात्मा किया तो पाकिस्तान के लिए इसका मतलब एकदम साफ था, यानी अगला नंबर पाकिस्तान का है। और सर्जिकल स्ट्राइक के साथ पाकिस्तान के इस डर को सच करके दिखाया। अजय डोवाल का परिचय महज इतना भर नहीं कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और देश की सुरक्षा से संबंधित रणनीति बनाते हैं। उनका परिचय इतना भर भी नहीं कि वो 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और देश के इंटेलिजेंस विंग के मुखिया रह चुके हैं। असल में अजीत डोवाल बंद कमरों में बैठने वाले अधिकारी नहीं बल्कि जमीन से जुड़े रणनीतिकार हैं। शांत दिखने वाले डोवल का दिमाग हमेशा दुश्मनों की काट खोजता रहता है, चाहे बात उस दौर की हो जब कश्मीर का मामला चल रहा था। 1990 के दशक में कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर पांव पसार चुके आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए अजीत डोवल ने अलगाववादियों को अलगाववादियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। कश्मीरी और पाकिस्तानी आतंकवादी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कश्मीर में मैं आपको ये कहूँ कि कश्मीरी इनको इतना मानते हैं, वो कहते हैं कि इनकी कैलिबर का शायद पाकिस्तान की आईएसआई में कोई अफसर नहीं है।
अजीत डोवल ने कभी गजल गायक रहे और बाद में भारत विरोधी आतंकवादी बने। कूका पारे का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों का कट्टर दुश्मन बन गया। कूका पारे ने उस दौर में कई पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को ढेर कर दिया और फिर घाटी के चुनाव में भी हिस्सा लेकर विधायक बना। कूका पारे की हत्या से डोवल के मिशन कश्मीर को झटका जरूर लगा, लेकिन तब तक घाटी में लोकतंत्र की बहाली का रास्ता साफ हो गया। 7 जून 1997 मेरे को पता है, जब सुबह डोभाल जी ने बताया मिश्रा जी टारगेट इज ऑन, तब हम शायद आधा घंटे में हम टारगेट में पहुंचे थे। और मिला कौन? हरकतुल अंसार का चीफ अबू गाजी, जो पूरे कश्मीर में ऑपरेट कर रहा था पाकिस्तान का तरफ से, उसको मार गिराए। और जो चीफ ऑफ अल-फरान, हमारे जो 13 होस्टेज को उन्होंने जो फॉरेन नेशनल्स को वहाँ किडनैप करके ले गए थे, वो 13 को मार चुके थे उन्होंने अनंतनाग के जंगलों में, वो मसब को अप्रेंड किया गया। अजीत डोवल को जानने वाले बताते हैं कि खुफिया एजेंसी में रहते हुए उन्होंने न खतरे की परवाह की और न जान की। 1988 में जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, तब अजीत डोवल ने आतंकवाद की कमर तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के समय अजीत डोवल पाकिस्तानी ISI एजेंट बनकर स्वर्ण मंदिर के भीतर दाखिल हुए। 10 दिनों की मेहनत के बाद खालिस्तानी आतंकियों को यकीन हुआ कि मामूली सा दिखने वाला ये आदमी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट है जो उनकी मदद के लिए आया है। ये वो समय था जब फौज को हरमिंदर साहब के अंदर खालिस्तानी आतंकवादियों की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। 2 दिनों तक अजीत डोवल ISI एजेंट बनकर हरमिंदर साहब के भीतर रहे और जब बाहर आए तो उनके पास आतंकवादियों की पोजीशन और ताकत का पूरा ब्यौरा था। अजीत डोवल की खुफिया जानकारी के बाद स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लैक थंडर चला, जिसके बाद पंजाब में आतंकवाद का दी एंड हो गया। सुनकर हैरत होगी कि जब वो ऑपरेशन हमारी सेना कर रही थी, उस वक्त जो डोवल साहब हैं वो वहाँ से बाहर से वो गोल्डन टेम्पल के अंदर थे एक ISI ऑफिसर के भेष में। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है, बहुत ही साहसपूर्ण कार्य है जिसके लिए उनको अलंकृत किया गया है। और वो तकरीबन गिने चुने अफसरों में हैं जिन्होंने ऐसी बहादुरी के कारनामे खुद सर अंजाम दी है। तो स्पेशल ऑपरेशंस क्या है वो अच्छी तरह से जानते हैं। उनसे अच्छा इस वक्त क्वालिफाइड आपको आदमी नहीं मिल सकता। अजीत डोवल भारतीय पुलिस सेवा के इकलौते अफसर हैं जिन्हें महज 6 साल की नौकरी के बाद ही कीर्ति चक्र से नवाजा गया। कीर्ति चक्र सेना का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है जो सिर्फ फौजियों को ही मिलता है। बतौर IB ऑफिसर अजीत डोवल को मिजोरम भेजा गया। मिजोरम में उस दौरान लालडेंगा के गुट की अगुवाई में मिजो नेशनल फ्रंट लगातार हिंसा कर रहा था और इनके उग्रवादी उत्पात मचा रहे थे। लेकिन उसी बीच अजीत डोवल कुछ ही दिनों बाद MNF के कैंप में जा धमके और उन्होंने लालडेंगा के इस गुट को 2 फाड़ कर दिया। 7 में से 6 लोग उनके अलग हो गए थे। यही वजह थी कि 1986 में उनको बातचीत की मेज पर आना पड़ा। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, मुंबई घाटकोपर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मामले में शिवसेना नेता सुनील शितप के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शितप पर आरोप है कि वो गैरकानूनी तरीके से इमारत की मरम्मत करा रहे थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी हादसे की जगह का दौरा किया।